अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानज़ादा। गुज़िश्ता रात कीनिया के दारुल हुकूमत नैरोबी में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन अरशद शरीफ को मुबैना तौर पर पुलिस नाके पर ना रुकने के इल्ज़ाम में गोली मारकर कत्ल कर दिया गया है। अरशद शरीफ की शहादत जिस अंदाज में हुई है, उसने इस सारे वाक़े पर बहुत से सवाल उठा दिए हैं और ये हुकूमत पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि इन सारे सवालों के जवाब कीनिया की हुकूमत से ले और जवाबात कौम के सामने रखे। अरशद शरीफ की अफसोसनाक शहादत से जुड़े सवालात पर हम बात करेंगे और आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहले इस वाक़े की तफसीलात आपके सामने रखते हैं। करीबी ज़राए के मुताबिक अरशद शरीफ पहले पाकिस्तान से दुबई और फिर वहाँ से कीनिया जाने पर मजबूर हुए, क्योंकि उनके पास किसी और मुल्क का वीज़ा नहीं था और कीनिया उन चंद ममालिक में शामिल है जहाँ पाकिस्तानी पासपोर्ट पर और अराइवल वीज़ा मिल जाता है और यानी पहले अप्लाई करके वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अरशद शरीफ कीनिया में कुछ अरसे से मुकीम थे और वहाँ से अपना सोशल मीडिया इस्तेमाल करते रहे। उनके वीलॉग्स भी सामने आते रहे और फिर कल रात अचानक ये खबर आई कि अरशद शरीफ कीनिया में एक हादसे में जाबाक हो गए हैं। उसके थोड़ी ही देर बाद ये खबर आ गई कि अरशद शरीफ को कीनिया में कत्ल कर दिया गया है। फैमिली ज़राए और साथियों की जानिब से अरशद शरीफ की मौत की तस्दीक कर दी गई, ताहम फौरी तौर पर वाक़े की मज़ीद तफसील मालूम नहीं हो सकी थी। और फिर अरशद शरीफ की अहलिया जवेरिया सिद्दीक ने सुबह 5:36 पर ट्वीट में लिखा कि पुलिस के मुताबिक अरशद शरीफ को कीनिया में गोली का निशाना बनाया गया है। इसके बाद कीनियन मीडिया ने खबर दी कि अरशद शरीफ को इतवार की रात नैरोबी मगादी हाईवे पर गोली मारी गई और वहाँ की पुलिस ने यह दावा कर दिया कि शनाख्त में गलती पर अरशद शरीफ को सर में गोली मारकर शहीद कर दिया गया है। कीनियन मीडिया ने उस वक्त बताया कि अरशद शरीफ और उनके ड्राइवर ने मुबैना तौर पर पुलिस की तरफ से किए गए रोड ब्लॉक की खिलाफवर्जी की थी। नैरोबी के इलाके पंगानी में बच्चे को यरगमाल बनाने पर गाड़ियों की चेकिंग की जा रही थी। पुलिस को मगवी बच्चे को ले जाने वाली गाड़ी रोकने की कॉल मौसूल हुई थी और इस दौरान अरशद शरीफ की गाड़ी वहां से गुजरी, जो बच्चे को ले जाने वाली गाड़ी जैसी थी। जिस कार में अरशद शरीफ थे उसे रोककर शनाख्त जाहिर करने के लिए कहा गया। अरशद शरीफ की गाड़ी रुकी नहीं और रोड ब्लॉक से गुजर गई। गाड़ी ना रोकने पर पुलिस ने मुख्तसर पीछा किया और गोली चला दी, जिससे अरशद शरीफ के सर पर गोली लगने से मौत वाक़ हो गई, मगर ड्राइवर महफूज रहा। और फिर आज सुबह कीनिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर सैयदा सकलैन ने नैरोबी के मुर्दा खाने जाकर लाश को शनाख्त किया और कीनियन हुकाम से बातचीत की। कीनिया में पाकिस्तानी डेप्यूटी हेड ऑफ मिशन जुनैद वजीर ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में बताया कि उन्हें कीनिया के पाकिस्तानी निजात और रुकन पार्लियामेंट ने अरशद शरीफ के कत्ल की इतला दी, जबकि पाकिस्तान में कीनिया के हाई कमिश्नर ने जियो न्यूज़ को बताया कि अरशद शरीफ के वाक़े पर नैरोबी में हुक्काम से राब्ते में हैं और वाक़े की सरकारी तफसीलात जल्द सामने आएंगी। और आज दोपहर 3:30 बजे के बाद कीनिया की इंडिपेंडेंट पुलिस ओवरसाइट अथॉरिटी की चेयरपर्सन ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बताया कि अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात की जा रही हैं और ये तहकीकात शफाफ होंगी। और इसके फ़ौरन ही बाद कीनिया की पुलिस की इब्तिदाई रिपोर्ट भी सामने आ गई, जिसमें कहा गया है कि गुज़िश्ता रात मगादी रोड पर पुलिस की फायरिंग से पाकिस्तानी शहरी अरशद मोहम्मद शरीफ की मौत वाक़या हुई। अरशद शरीफ कार में सवार थे, कार में उनके भाई खुर्रम अहमद भी थे। पुलिस ने गाड़ी चोरी की इतला पर इलाके की नाकाबंदी की हुई थी। अरशद शरीफ की गाड़ी नाके पर रुकने के बजाय आगे बढ़ी तो पुलिस ने फायरिंग कर दी। पुलिस की फायरिंग से अरशद शरीफ शदीद ज़ख्मी हो गए। इसके बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कीनिया के सदर विलियम रूटो को टेलीफोन किया और वाक़े की गैर जानिबदाराना और शफाफ तहकीकात पर जोर दिया। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तानी कौम और मीडिया बरादरी की शदीद तशवीश से कीनिया के सदर को आगाह किया और अरशद शरीफ की मैयत जल्द वतन वापस भेजने की दरख्वास्त की। कीनिया के सदर ने तहकीकाती रिपोर्ट जल्द देने की यकीन दहानी कराई। इसके बाद दफ्तर खारजा ने एक बयान में बताया कि कायम मकाम सेक्रेटरी खारजा रज़ा बशीर ने कीनिया के हाई कमिश्नर से मुलाकात की है और वाक़े की अहमियत से आगाह किया है। कायम मकाम सेक्रेटरी खारजा ने अरशद शरीफ की मैयत जल्द भिजवाने की दरख्वास्त की है और इसके अलावा कौमी असम्बली की खारजा कमेटी को भी ब्रीफिंग दी है। अरशद शरीफ के कत्ल से मुताल्लिक तहकीकात के लिए बैरिस्टर शुएब रज़ाक ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर की और इस्तदा की कि कमीशन बनाकर तहकीकात कराई जाएँ कि अरशद शरीफ किन हालात में बाहर गए। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने समात के दौरान सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी खारजा को नोटिस जारी कर दिया और वजारत दाखिला और वजारत खारजा के नामजद अफसर को अरशद शरीफ की फैमिली से फौरी मुलाकात की हिदायत करते हुए कल तक रिपोर्ट तलब कर ली है। अब अरशद शरीफ की वफ़ात पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान, ISPR और दीगर अहम शख्सियात ने दुख का इज़हार किया है। BBC के मुताबिक कीनिया की पुलिस की जानिब से इस वाक़े की जो इब्तिदाई रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में जमा करवाई गई है, उसमें कहा गया है कि अरशद शरीफ उस कार में सफ़र कर रहे थे जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर KDG 200M था। ये वाक़या उस वक्त हुआ जब अरशद शरीफ नैरोबी की तरफ वापस आ रहे थे। उसी दौरान कीनिया में क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट के अफसरान ने एक रिपोर्ट जारी की कि डगलस नामी एक शहरी की कार जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर KDG 700F है, वो चोरी हो गई है, जिसमें उनका बेटा भी मौजूद था और ये कार की चोरी के साथ अगवा का केस भी था।
डगलस ने इस वाक़े की रिपोर्ट नेरूबी के नवाही इलाके में दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस अफसरान ने उनके बेटे का पता लगा लिया जो एक दूसरे नवाही इलाके में था। पुलिस की रिपोर्ट में दर्ज है कि उन पाकिस्तानी शहरियों का दावा था कि वो रियल एस्टेट डेवलपर्स हैं और नेरूबी में रिहाइश पजीर हैं। पुलिस के मुताबिक अरशद शरीफ की गाड़ी पर 9 गोलियों के निशानात हैं, जिनमें से सिर्फ एक गोली टायर पर लगी है। लेकिन BBC के मुताबिक इस पुलिस रिपोर्ट में बयान किए जाने वाले वाकयात पर कीनिया के मकामी सहाफ़ियों की जानिब से शुबहात का इजहार किया जा रहा है। कीनिया के मीडिया ग्रुप दी स्टार के चीफ क्राइम रिपोर्टर ने बताया कि वाक़े के बाद उन्हें पुलिस ने जाए वक़ुआ पर जाने की इजाज़त ही नहीं दी। उनका यह भी कहना है कि इस फायरिंग में ड्राइवर को खराश तक नहीं आई और पुलिस ने बताया है कि ड्राइवर महफूज है। इसी तरह अगर गाड़ी को रोकना था तो गाड़ी के टायरों पर फायरिंग की जा सकती थी। बराह रास्त अरशद शरीफ पर फायरिंग की वजह समझ में नहीं आ रही है। नेरूबी में BBC के नामा निगार का कहना है कि कीनिया में माजी के कई वाक़यात में पुलिस पर मावराए अदालत इक़दामात साबित हो चुके हैं और आम तासुर यही है कि पुलिस को सज़ाओं से इस्तिस्ना हासिल है और वो अमूमन सहाफ़ियों, वकला और समाजी कारकुनान को निशाना बनाते हैं जो शोहरत याफ्ता हों। पुलिस में नीम फौजी डिपार्टमेंट GSU के अफसरान आला तरबियत याफ्ता हैं। उन्हें अक्सर पुलिस के साथ तैनात किया जाता है और ये शहरियों पर तशद्दुद की वजह से बदनाम है। इस केस में भी यही तहकीकात जारी हैं कि आया वो अरशद शरीफ के कत्ल के ज़िम्मेदार हैं या नहीं। इस केस में ऐसे सवालात सामने आए हैं कि अगर गाड़ी की चोरी का मामला था तो उस पर अचानक फायरिंग क्यों की गई, इतनी गोलियां क्यों इस्तेमाल की गई और शनाख्त का तरीक़ाकार क्या है। जिस इलाके में यह वाक़या हुआ ये तंजानिया के सरहद के करीब है और ये ट्रैफिक के एतबार से मसरूफ़ इलाकों में से है। BBC के मुताबिक दी स्टार कीनिया से ताल्लुक़ रखने वाले एक सहाफ़ी का कहना है कि पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा है कि गाड़ी अरशद शरीफ के भाई खुर्रम अहमद चला रहे थे और हमें बाद में पता चला कि अरशद शरीफ के कोई सगे भाई नहीं हैं। हो सकता है कि वो कज़न या दोस्त या रिश्तेदार हों। ये तो वो सवालात हैं जो BBC और कीनिया का मकामी मीडिया ही कीनिया की पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों पर उठा रहा है। खुद कीनिया के सीनियर सहाफ़ी इस कत्ल पर सवालात उठा रहे हैं और कीनियन पुलिस के मौक़िफ़ पर शक व शुबे का इजहार कर रहे हैं। कीनियन के सहाफ़ी मार्विन ने आज ट्विटर पर लिखा कि पाकिस्तानी सहाफ़ी अरशद शरीफ को गोली मारने के वक्त कीनिया की पुलिस किसकी तलाश में थी जिसे वो गलत शनाख्त करार दे रहे हैं। मैं इस कहानी को मानने से इनकार करता हूँ कि अरशद शरीफ को ज़बरदस्ती रोड ब्लॉक से गुजरने की कोशिश में गोली मार दी गई। ये किसी भी सहाफ़ी का किसी दूसरे मुल्क में होते हुए तर्ज़ अमल नहीं हो सकता। इस वाक़े से जुड़ा एक सवाल ये भी है कि अगर गाड़ी में मग़वी बच्चे की मौजूदगी का शुबा था तो पुलिस ने क्या सोचकर गोलियां चलाई। गाड़ी के साथ साथ बच्चे के अगवा की रिपोर्ट के बाद पुलिस कैसे एक ऐसी गाड़ी पर गोलियां चला सकती है कि जब गाड़ी में बच्चे की मौजूदगी का शक हो। अगर गाड़ी के अंदर से किसी ने पुलिस पर गोली नहीं चलाई तो कैसे और क्यों पुलिस ने गोलियां बरसा दी और गाड़ी ना रुकने पर टायर के बजाय सीधी गोलियां क्यों चलाई गई, क्योंकि 9 में से सिर्फ एक गोली टायर पर लगी, बाकी 8 गोलियां गाड़ी और अरशद शरीफ को लगी। और अगर गाड़ी को रोकना मकसूद था तो ड्राइवर के बजाय अरशद शरीफ पर क्यों गोलियां बरसाई गई, क्योंकि इस वाक़े में ड्राइवर को खराश तक भी नहीं आई है। और जिस तरह अरशद शरीफ को सर पर गोली लगी है उस पर भी सवाल उठ रहा है कि ये गोली ताक़ुब करते हुए मारी गई या बाकायदा सर का निशाना लेकर मारी गई है। कीनिया की पुलिस पर जाली पुलिस मुकाबलों, मावराए अदालत कत्ल और जबरी गुमशुदगियों का इल्ज़ाम मुसलसल लगता रहा है। इसलिए हुकूमत पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी है कि अरशद शरीफ के अहल खाना और पाकिस्तान के अवाम के सामने इन तमाम सवालात के जवाबात रखे और यकीनी बनाए कि कीनिया की हुकूमत इस वाक़े की शफ़ाफ तहकीकात करके नताइज सामने रखेगी। इस पूरी सूरत हाल पर वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एहसन इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। एहसन इकबाल साहब, अरशद शरीफ ज़ाहिर है पाकिस्तान के एक बहुत सीनियर सहाफ़ी के साथ साथ पाकिस्तानी शहरी, पाकिस्तानी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं, ख़ुद कीनिया के सहाफ़ी उठा रहे हैं कि ये एक कत्ल है, मावराए अदालत कत्ल है। इसके जो मुहरकात हैं और जो रीज़न्स पुलिस बता रही है वो मुताबिकत नहीं रखते हैं। हुकूमत यकीनी बनाएगी कि जवाब तलबी करे कीनिया की हुकूमत से और पाकिस्तानी अवाम के सामने और अरशद शरीफ के अहल खाना के सामने हक़ाइक़ रखे। शाहज़ेब, सबसे पहले तो मैं इंतहाई गहरे सदमे का और दुख का इजहार करना चाहूँगा। अरशद शरीफ साहब की इस नागहानी जो हलाकत हुई है इस पर हम सब गमज़दा हैं। वो पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी थे, पाकिस्तान के शहरी थे और जैसे आपने अभी बतलाया भी कि इस मामले की हसासियत के पेश नज़र वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कीनिया के सदर से ख़ुद फ़ोन पे बात की है और उन्हें आगाह किया है कि किस कदर ये मामला संगीन है और इसके ऊपर हुकूमत पाकिस्तान चाहती है कि नहायत ही शफाफ अंदाज में तहकीकात होकर हक़ाइक़ को कौम के सामने लेकर आया जाए। इसी तरह जो पाकिस्तान के वहाँ सफ़ीर हैं उनको भी हदायत दी गई है कि वो कीनिया की पुलिस और हुकाम के साथ मुसलसल राब्ते में रहें। सबसे पहले तो यह है कि उनकी जल्द अज जल्द जो जस्ते खाकी है उसे वतन वापस लाने का जो भी बंदोबस्त है वो करें और साथ ही साथ जो वहाँ इस वाक़े की तहकीकात हैं इसको यकीनी बनाएं कि जिस किस्म के भी सवालात चाहे
यहाँ पर कोई उठा रहा है या उनके ख़ानदान के ज़हन में हो या कीनिया का मीडिया जैसे आपने कहा उठा रहा है, उन तमाम सवालात का तसल्ली बख्श जवाब मिलना चाहिए और इसके लिए मुकम्मल तौर पे हुकूमत की, उनके अहल खाना के साथ और ख़ुद अपने तौर पे कोशिश होगी, जद्दोजहद होगी कि हम इस मामले की तह तक पहुँचें कि ये क्या वाक़या था। ऐसे मतलब ये जो मुख्तलिफ पहलू हैं, ज़ाहिर है पाकिस्तानी हुकूमत की जिम्मेदारी है ना कि एक इल्ज़ाम तो लगता है कीनिया की पुलिस पर कि वो मावराए अदालत कत्ल बहुत करती है, मगर एक सवाल ये भी उठ रहा है कि मावराए अदालत कत्ल किराए की कातिल होते हुए तो नहीं किया है कीनिया की पुलिस ने। तो ये जो पहलू है इसकी भी निशानदेही हुकूमत पाकिस्तान को और तहकीकात के लिए हुकूमत पाकिस्तान को दबाव डालना पड़ेगा, क्योंकि बच निकलती है कीनिया की पुलिस। एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड मौजूद है, जब हम तहकीक कर रहे थे सामने आ रहा था कि ऐसे ऐसे कत्ल है कि जिससे वो बच निकलती है। ये देखिए, जैसे आपको मैंने भी कहा कि सबसे हाईएस्ट सतह हो सकती है कि आप सरबराह मुमलिकत को आगाह करें इस वाक़े की संगीनी से, और वज़ीर आज़म ने कीनिया के सदर के नोटिस में ये लाया है और उनको पाकिस्तान की तरफ से इस मामले की संगीनी और अहमियत का भी एहसास दिलाया। और मुझे उम्मीद है कि जब इस सतह के ऊपर, हाईएस्ट लेवल के ऊपर कोई मामला डिप्लोमेटिकली टेकअप किया जाता है तो उसको यकीनन कीनिया की हुकूमत भी आसान नहीं समझेगी या उसको लाइट नहीं लेगी, और वो उसको पूरी संजीदगी के साथ इसके ऊपर अपना काम करके हमें आगाह करेंगे। हमारी थोड़ी कॉन्स्ट्रेंट ये है कि क्योंकि ये जुरिस्डिक्शन हुकूमत पाकिस्तान की नहीं है, एक दूसरे मुल्क की जुरिस्डिक्शन है, तो हमें वहाँ की हुकूमत के ज़रिए इसके अंदर तमाम तहकीकात को करना पड़ेगा। सर, यहाँ तक ज़ाहिर है जो कीनिया में वाक़या हुआ, जुरिस्डिक्शन वहाँ की है, हुकूमत पाकिस्तान को ज़ोर देना होगा। आप कह रहे हैं कि मुकम्मल तौर पर ज़ोर दिया जाएगा, मगर कुछ वाक़यात हैं जिस पर हुकूमत पाकिस्तान पर सवाल उठ रहा है। एक तो ये कि वो यूएई में थे, मुत्तहिदा अरब अमारात में थे, किसी और मुल्क का उनके पास वीज़ा नहीं था, और यहाँ से दबाव डाला गया जिसकी वजह से मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत की तरफ से उन्हें कहा गया, अरशद शरीफ साहब को, कि आप यहाँ से निकल जाएँ। और वो फिर निकले क्योंकि उनका पास वीज़ा नहीं था। तो कीनिया उन्हें वो मुल्क नज़र आया जहाँ पर वीज़ा ऑन अराइवल होता है, वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है पहले, जिसकी वजह से वो मजबूर हुए। तो हुकूमत पाकिस्तान के किरदार पर सवालात उठ रहे हैं। देखिए शाहज़ेब, ये तो हर किसी की पर्सनल चॉइसेस होती हैं। अभी कई और सहाफ़ी हैं कि जिनको ये शुबा है या जिनको शिकायत है कि उनके खिलाफ काफ़ी कार्रवाई होती है या हो सकती है, या उनको भी खौफ है, तो वो तो अभी मुल्क के अंदर ही हैं। अभी उनको ना किसी ने ज़मीन ने निगल लिया है, ना वो मारे गए हैं, वो इधर ही हैं, मुल्क के अंदर ही चल रहे हैं। और बहुत संगीन सतह की वो अपनी जो तनकीद है वो इदारों पे भी करते हैं, वो मुखालफिन पे भी करते हैं। ये अपनी अपनी चॉइसेस हैं। अब मुझे नहीं मालूम ऐसा, मगर उनके लिए, अरशद शरीफ साहब के लिए, एक तो देखें जो चॉइस है, ये तो नहीं होना चाहिए कि अगर किसी को लगे कि रियासत या हुकूमत उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है तो वो हर हाल में ही मुल्क में रहे। अरशद शरीफ साहब की अगर चॉइस थी, या किसी कोई भी अपनी चॉइस एक्सरसाइज करता है तो उसको हक है अपनी चॉइस एक्सरसाइज करने का। अगर उसको लगे कि रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, रूल बाय लॉ होगा, तो वो जा सकता है। मगर श्री मज़ारी साहब ने इल्ज़ाम लगाया कि उनको बताया गया था, अरशद शरीफ साहब को भी, कि उनके कोई कॉन्ट्रैक्ट दे के उनको मरवा सकता है, जिसकी वजह से वो जाने पर मजबूर हुए पाकिस्तान से। देखिए, इसकी कोई अगर मुसद्दका उनके पास इत्तलात हैं तो वो ज़रूर मंजर आम पे लाएं, हम उसकी तहकीकात करेंगे। और हम यकीनन नहीं चाहते कि पाकिस्तान के अंदर कोई शख्स भी, उसका कोई भी सोच हो, कोई भी नज़रिया हो, वो ख़ुद को इतना गैर महफूज समझे कि वो समझे कि पाकिस्तान में वो रह नहीं सकता। हमें एक ऐसा पाकिस्तान बनाना है जिसमें फंडामेंटल राइट सबके महफूज हों। लेकिन हमें ये सारी सूरत हाल जो विरसे में मिली है कोई इतनी अच्छी नहीं है। जो पिछले 4 साल में सहाफ़ियों के साथ होता रहा और जो कुछ यहाँ पर आज़ादी इज़हार राय के साथ होता रहा, ये सारा एक पस मंज़र हमें विरसे में मिला है और हम कोशिश कर रहे हैं कि इस हालात को बेहतर करें। ऐसे मतलब पूरे 4 साल में जो कुछ हुआ वो उस पर हम तनकीद करते रहे, मगर आपका भी जो 5 से 6 माह का रिकॉर्ड है कोई बहुत शानदार नहीं है। सहाफ़ियों के खिलाफ मुकदमात भी हुए हैं, सहाफ़ी गिरफ्तार भी हुए हैं, मुल्क से भागने पर मजबूर भी हुए हैं। आपकी हुकूमत में भी रिकॉर्ड इतना शानदार नहीं है। देखिए शाहज़ेब, जो ये प्रोसेसेस होते हैं ना, पॉलिटिकल हो, सोशल हो, ये बिजली का सर्किट नहीं होते कि आप एकदम ऑन करेंगे तो लाइट आ जाएगी, ऑफ करेंगे तो अंधेरा हो जाएगा। ये सोशल प्रोसेसेस जो है ये थोड़ा टाइम लेते हैं। जो 4 साल में एक मोमेंटम बना, जो एक रुझान बना, एक जो ये हालात का एक पूरा रुख बना, उसको बदलने में वक्त तो लगेगा। लेकिन हमने कोई बहसियत हुकूमत किसी के खिलाफ कोशिश की है कि इंतकामी कार्रवाई ना करें, किसी सहाफ़ी को चैनल से उसकी नौकरी से ना हटाएं, किसी चैनल को बंद ना करें, उसका गला ना घोंटें।
हम मगर कोशिश ऐसे कर रहे हैं आपको कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक जवाब तो आप कह रहे हैं कि यकीनी बनाएंगे कि कीनिया की हुकूमत से मांगे, मगर एक जवाब हुकूमत पाकिस्तान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में देना पड़ेगा। आज समाअत के लिए उन्होंने आगे बढ़ेगा मामला कि किन हालात में अरशद शरीफ मुल्क से जाने पर मजबूर हुए, तो हुकूमत पाकिस्तान ये जवाब देगी, अदालत को मुतमईन कर पाएगी किन हालात में अरशद शरीफ साहब जाने पर मजबूर हुए। देखिए, हुकूमत पाकिस्तान ने अरशद शरीफ साहब को मेरी मालूमात के मुताबिक कोई ऐसा दबाव नहीं डाला, या हुकूमत की कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है कि हम सहाफ़ियों को मुल्क से बाहर जाने पे मजबूर करें। जब हम ऑपोजिशन में थे तो ये तमाम सहाफ़ी हमारे खिलाफ हर किस्म का प्रोपेगेंडा करते थे, हम उसको बर्दाश्त करते थे। ना हमने मुल्क छोड़ कर गए और ना हमने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की, ना इंतकामी कार्रवाई की। तो हम तो इस चीज़ को बड़े खंदा पेशानी के साथ का बर्दाश्त करने वाले लोग हैं। तो हुकूमत पाकिस्तान की कतन ये पॉलिसी नहीं कि कोई भी ऐसा सहाफ़ी जो उसके खिलाफ हो उसको खौफजदा किया जाए, उसको मजबूर किया जाए कि वो अपना मुल्क छोड़े। हम सब पाकिस्तानी हैं, हमें एक दूसरे से इख्तलाफ को नफरत में तब्दील नहीं होने देना और एक दूसरे के नुक्ते नज़र को कबूल करना हमें सीखना होगा। बहुत शुक्रिया। हसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं और मज़ीद बात करेंगे। तोशाखाना रेफरेंस में जहां इमरान खान ने अपनी नाअहली को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है, तो वहीं इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान की नाअहली का तफसीली फैसला भी जारी कर दिया है और उन तमाम वजूहात का जिक्र किया है जिसके तहत इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को नाअहल किया। और अपने फैसले की दलील में इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के ही मुतादिद फैसलों का हवाला भी दिया है। इस फैसले में क्या तफसीलात बताई गई हैं, इस पर बात करने से पहले जायजा लेंगे आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होने वाली समाअत का, जहां अदालत ने इलेक्शन कमीशन का फैसला आज ही मुअत्तिल करने की इमरान खान की दरख्वास्त तो मुस्तरद कर दी है, मगर यह भी वाज़ेह कर दिया है कि इमरान खान की नाअहली महज एक सीट की नाअहली है और वो अब भी दोबारा इलेक्शन लड़ सकते हैं। यानी इमरान खान नाअहल नहीं हुए हैं बल्कि डी सीट हुए हैं। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे उवैस चौधरी के मुताबिक चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात से मुतालिक इमरान खान के वकील बैरिस्टर अली जफर से सवाल किया कि एतराज़ात क्या हैं, तो अली जफर ने जवाब दिया कि इलेक्शन कमीशन ने फैसले की मुसद्दिका कॉपी नहीं लगाई, इलेक्शन कमीशन ने फैसला जारी नहीं किया, सिर्फ 2 सफ़े मिले हैं। तो चीफ जस्टिस ने उनसे पूछा कि आप ये बता दें कि इस मामले में जल्दी क्या है, आपके मौकिल तो पार्लियामेंट जा ही नहीं रहे। तो अली जफर ने जवाब दिया कि इमरान खान को नाअहल करार दिया गया है और उन्होंने आइंदा इलेक्शन लड़ना है। इलेक्शन कमीशन ने करप्ट प्रैक्टिस पर प्रोसिक्यूट करने का भी कह दिया है और मामला ट्रायल के लिए भिजवाने का भी कहा है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि कमीशन ने सिर्फ शिकायत भिजवाने का कहा है। जिस कानून के तहत इमरान खान नाअहल हुए हैं वो तो सिर्फ उसी एक निशिस्त की हद तक है। इमरान खान दोबारा इलेक्शन लड़ना चाहें तो लड़ सकते हैं, इमरान खान पर इलेक्शन लड़ने की कोई पाबंदी नहीं है। तो अली जफर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अवाम को तो ये नहीं पता है नाअहली एक धब्बा है जिसका आइंदा इंतखाबात पर असर होगा, नाअहली से अवाम के जहनों पर भी असर पड़ेगा। मीडिया के पास फैसले की कॉपीज़ आ गई और प्रोग्राम्स भी हो गए, इलेक्शन कमीशन ने इस पर कोई एतराज़ भी जारी नहीं किया। फिर चीफ जस्टिस ने सवाल उठाया कि जब जजमेंट ही नहीं है तो अदालत किस ऑर्डर को मुअत्तिल करेगी, सर्टिफाइड कॉपी के बगैर हम कोई फैसला कैसे मुअत्तिल कर दें। आपने जो पेपर लगाया है उस पर तो किसी के दस्तखत भी नहीं है, आप रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात दूर कर दें। तो इमरान खान के वकील ने जवाब दिया कि ये वेबसाइट से प्रिंट निकाला है, शॉर्ट ऑर्डर भी साथ लगाया है। तो चीफ जस्टिस ने उनसे सवाल किया कि क्या शॉर्ट ऑर्डर की मुसद्दिका नकल है। तो अली जफर ने जवाब दिया कि मुसद्दिका कॉपी के लिए अप्लाई किया हुआ है, हमारी इस्तदा है कि आप इलेक्शन कमीशन से फैसला मंगवा लें और जो हुक्म ज़बानी अनाउंस किया गया था आप वो मुअत्तिल कर दें। तो चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि वो ऑर्डर इस अदालत के सामने तो नहीं हुआ था, अदालत ऐसी कोई मिसाल कायम नहीं करेगी, आइन के तहत एक प्रोसीडिंग हुई और फैसले की मुसद्दिका नकल आपको नहीं मिली। अली जफर ने दलाइल देते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन ने वेबसाइट पर फैसला जारी किया मगर हमें मुसद्दिका कॉपी नहीं दी। चीफ जस्टिस ने उनसे कहा कि अगर 3 रोज़ में आपको कॉपी ना दी गई तो हम ये केस दोबारा सुनेंगे। हम भी अक्सर ऐसा करते हैं कि फैसला अनाउंस हो जाता है और तफसीली फैसला बाद में आता है, हम तवक्को करते हैं कि 3 दिन में आपको सर्टिफाइड कॉपी मिल जाएगी। दौरान समाअत अली जफर ने यह भी कहा कि हमें खदशा है कि इलेक्शन कमीशन फैसला तब्दील कर देगा। तो चीफ जस्टिस ने उनसे कहा कि इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है, फैसला कैसे तब्दील कर सकता है, पहले भी नाअहली होती रही हैं, कोई सियासी तूफान नहीं आता। समाअत के आखिर में अदालत ने इमरान खान के वकील को 3 दिन में रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात दूर करने की हिदायत कर दी और कहा कि इलेक्शन कमीशन का मुसद्दिका फैसला आने से पहले हुक्म इम्तना जारी नहीं कर सकते। यानी अब तक इमरान खान को इलेक्शन कमीशन के फैसले से रिलीफ नहीं मिल सका है और अदालत ने हिदायत की है कि पहले एतराज़ात दूर करें फिर उसकी समाअत करेंगे।
अब हम बात यह है कि जब अदालत में इस केस की समाअत हो रही थी उस वक्त तक इलेक्शन कमीशन का तफसीली फैसला सामने नहीं आया था, मगर अब इलेक्शन कमीशन 36 सफ़ात पर मबनी अपना फैसला जारी कर चुका है, जिस पर तमाम 5 अराकीन के दस्तखत मौजूद हैं। क्या यह फैसला बरकरार रहेगा या नहीं, ये देखना अहम होगा, क्योंकि मीडिया पर कॉपी सर्कुलेट कर रही थी। इलेक्शन कमीशन ने आज मुसद्दिका कॉपी जारी की है और पहले ही मुतादिद माहिरीन कानून की राय है कि फैसले में कानूनी कमजोरियाँ मौजूद हैं, मगर इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में वजूहात बयान की हैं। इलेक्शन कमीशन के तफसीली फैसले के मुताबिक स्पीकर ने आर्टिकल 63(2) के जरिए अपने रेफरेंस में जो सवाल भेजे हैं उन पर फैसले करने के लिए 7 सवाल वज़ा किए गए हैं। पहला सवाल यह है कि क्या इलेक्शन कमीशन के पास ये दायरा इख्तियार है कि वो स्पीकर की तरफ से भेजे गए इस मामले की समाअत करे। दूसरा सवाल यह है कि इमरान खान ने माली साल 2018-19 में कितने तहाइफ हासिल किए, कितने खुद रख लिए और कितने फ़रोख्त कर दिए। तीसरा सवाल यह है कि क्या इमरान खान ने अपने असासों और वाजिबात का जो बयान जमा करवाया है उसमें फ़रोख्त किए गए तहाइफ का जिक्र है, और क्या ये आदाद-ओ-शुमार इमरान खान के माली साल 2018-19 के बैंक स्टेटमेंट से मुताबिकत रखते हैं या नहीं। चौथा सवाल यह है कि इमरान खान ने माली साल 2019-20 में कितने तहाइफ वसूल किए और अपने असासों और वाजिबात के बयान में तहाइफ को जाहिर न करने के क्या असरात होते हैं। और पाँचवा सवाल यह है कि FBR में माली साल 2019-20 में तहाइफ की कीमत जाहिर करने के क्या असरात होते हैं और इसे इलेक्शन कमीशन में अपने असासों और वाजिबात के बयान में जाहिर न करने के क्या असरात होते हैं। छठा सवाल यह है कि कितने तहाइफ इमरान खान ने माली साल 2020-21 में वसूल किए, उसमें से कितने रख लिए और कितने फ़रोख्त कर दिए। और सातवां सवाल यह है कि आया उन तहाइफ की जो कीमत इमरान खान ने साल 2020-21 में जाहिर की वो फॉर्म B के तकाज़ों के मुताबिक है या नहीं। जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में लिखा कि पहले सवाल के जवाब में इमरान खान के वकील ने इलेक्शन कमीशन के दायरा कार पर अपने दलाइल के दौरान एतराज़ उठाया और 3 ग्राउंड्स लिए हैं। इमरान खान के वकील ने पहला ग्राउंड ये लिया है कि 120 दिन की मुद्दत खत्म होने के बाद कमीशन के पास असासों और वाजिबात का मामला दोबारा खोलने का इख्तियार नहीं है। इमरान खान के वकील ने दूसरा ग्राउंड लिया है कि कमीशन के पास आर्टिकल 62(1)(f) के तहत इमरान खान की नाअहली के सवाल का फैसला करने का इख्तियार नहीं है। जबकि तीसरा सवाल ये उठाया है कि आर्टिकल 63(1)(p) के तहत नाअहली का सवाल ही नहीं उठा है, तो इसलिए कमीशन के पास इस हवाले से नाअहली का फैसला करने का इख्तियार नहीं है। इन तीनों ग्राउंड्स का जायजा लेते हुए इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्तलिफ फैसलों का ही हवाला दिया है। अपने तस्दीकी फैसले में इलेक्शन कमीशन ने लिखा कि नाअहली के सवाल का मामला जब भी उठाया जाएगा इलेक्शन कमीशन के पास उसका फैसला करने का इख्तियार है, और ये इख्तियार किसी वक्त पर मुनहसर नहीं है। किसी रुकने पार्लियामेंट की तरफ से असासे छुपाने या असासों और वाजिबात से मुतालिक झूठा बयान जमा कराने के मामले पर स्पीकर समेत किसी भी शख्स के एतराज़ पर इलेक्शन कमीशन के पास 120 दिन के बाद भी तहकीकात करने का इख्तियार है, और कमीशन के पास ये भी इख्तियार है कि वो इलेक्शन कमीशन के सेक्शन 167, 137 और 173 की खिलाफ वर्जी पर सेक्शन 190 के तहत क्रिमिनल कंप्लेंट दर्ज करने की हिदायत करे, और ऐसा तब किया जाता है जब असासों से मुतालिक मिस डिक्लेरेशन या झूठा डिक्लेरेशन दिया जाता है। और इलेक्शन कमीशन ने अपने इन इख्तियारात से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का ही हवाला दिया है और इमरान खान की तरफ से तहाइफ वसूल करने और बाद में उन्हें कम कीमत या मुफ्त में रखने से मुतालिक तफसीलात भी बताई हैं। इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में माली साल 2018-19 में तकरीबन 51 तहाइफ की तफसीलात दी हैं, जिनमें 31 तहाइफ इमरान खान ने या तो कम कीमत पर या फिर मुफ्त में अपने पास रखे हैं। इलेक्शन कमीशन के फैसले के मुताबिक इमरान खान ने कमीशन को जो तफसीलात दी हैं उसके मुताबिक इमरान खान ने तोशाखाना से तहाइफ 2 करोड़ 15 लाख की तयशुदा कीमत पर खरीदे हैं, और इन तहाइफ की मजबूरी कीमत असल में 10 करोड़ 79 लाख से ज़ायद थी। फैसले के मुताबिक इमरान खान ने यह तस्लीम किया है कि तमाम तहाइफ में से उन्होंने 4 तहाइफ 30 जून 2019 से पहले ही फरोख्त कर दिए थे, इसलिए उन तहाइफ का 31 जून 2019 को दायर किए जाने वाले असासों के बयान में नाम से जिक्र नहीं था। इमरान खान ने मज़ीद बताया है कि तहाइफ को फ़रोख्त करने से जो रकम मौसूल हुई वो बैंक अल-फलाह के अकाउंट में आई, और इस रकम का जिक्र 2019 के टैक्स रिटर्न्स में जाहिर भी किया गया है। इमरान खान ने यह भी बताया है कि तहाइफ की मजबूरी कीमत 2 करोड़ 10 लाख रुपए से ज़ायद थी, और उनको फ़रोख्त करने की 5 करोड़ 80 लाख रुपए की सेल्स प्रोसीड का जिक्र भी टैक्स रिटर्न्स में किया गया है। इलेक्शन कमीशन के फैसले के मुताबिक जो बातें इमरान खान ने की हैं उनकी तस्दीक के लिए इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान के जाहिर किए गए बैंक अकाउंट की तफसीलात हासिल की हैं, और उसका जायजा लेने के बाद ये बात पता चली है कि इमरान खान के इस अकाउंट का माली साल 2018-19 में जो क्लोजिंग बैलेंस था वो 5 करोड़ 18 लाख रुपए था, और ये क्लोजिंग बैलेंस तोशाखाना के मजमूई तहाइफ की कीमत का तकरीबन आधा है। जबकि इमरान खान ने अपने असासों और वाजिबात के बयान में अपना क्लोजिंग बैलेंस जाहिर किया है तोशाखाने के तहाइफ की तयशुदा कीमत को नहीं, और ना ही इमरान खान ने सेल प्रोसीड्स के नुक्ता बनुक्ता आदाद-ओ-शुमार दिए हैं। अगर हम एक लम्हे के लिए ये तस्लीम भी कर लें कि इमरान खान ने दरअसल तोशाखाना के तहाइफ की कीमत जाहिर की है, तो उनके बैंक स्टेटमेंट से जाहिर होता है कि उनका क्लोजिंग बैलेंस 5 करोड़ 18 लाख रुपए था, और उसमें अभी भी 3 करोड़ 48 लाख रुपए की कमी है, क्योंकि असल रकम 8 करोड़ 67 लाख रुपए होनी चाहिए थी। और ये बात भी रिकॉर्ड पर मौजूद है कि इमरान खान की तरफ से तहाइफ खरीदने के बाद सिर्फ 3 करोड़ 16 लाख रुपए की रकम
उनके अकाउंट में जमा हुई है। इमरान खान ने तहफ़ की तफसीलात नहीं दी हैं, ना ही उनको फ़रोख्त करने और उनसे हासिल होने वाली रकम की तफसीलात दी हैं, जो फॉर्म बी के तहत ज़रूरी हैं। इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में मज़ीद लिखा है कि इमरान खान ने इन तफसीलात को ज़ाहिर न करने की कोई वजाहत नहीं दी है कि यह गैर इरादी और हादसाती गलती थी। इमरान खान ने वाज़े तौर पर तफसीलात छुपाकर इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 137 और 173 की खिलाफ वर्जी की है, जो झूठा बयान और गलत बयान हल्फी जमा कराने के मुतरादिफ है, जिस पर आर्टिकल 63(1) लागू होता है। जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान की तरफ से माली साल 2019-20 में हासिल किए गए तहफ़ की तफसीलात का जिक्र किया है और बताया है कि इस माली साल में इमरान खान ने 19 तहफ़ वसूल किए हैं, जिनमें से 10 तहफ़ या तो कम कीमत पर या मुफ्त में इमरान खान ने अपने पास रखे हैं। और उन तहफ़ की तफसीलात और सेल प्रोसीड से मुतालिक इमरान खान ने तस्लीम किया है कि उन्हें इलेक्शन कमीशन के सामने माली साल 2019-20 में जाहिर नहीं किया गया, मगर इमरान खान ने यह कहा है कि उन्होंने तहफ़ को खरीदने की कीमत माली साल 2019-20 के टैक्स रिटर्न्स में जाहिर की है, जो 80 लाख रुपए बनती है। इमरान खान ने अपने जवाब में यह भी कहा है कि उन्होंने 3 बड़े तहफ़ को आगे किसी और को तोहफे की सूरत में दे दिया था, मगर उन्होंने इस हवाले से कोई वजाहत नहीं दी है कि उन्होंने ये तहफ़ इसी माली साल में दे दिए थे या किसी और माली साल में दिए थे और ये तहफ़ किसको दिए थे। इसी तरह फॉर्म बी में तहफ़ की तफसीलात और वो लोग जिन्हें ये तहफ़ दिए गए थे उनका जिक्र तक नहीं किया गया। जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान के माली साल 2019-20 के असासों और वाजबात के बयान को अपने फैसले का हिस्सा बनाया और लिखा कि इस स्टेटमेंट का जायजा लेने के बाद ये पता चलता है कि इसमें तहफ़ मुंतकिल करने का कोई जिक्र मौजूद नहीं है और इसी तरह FBR के डिक्लेरेशन से मुतालिक अपने कवानीन हैं, जबकि इलेक्शन कमीशन एक आज़ाद इदारा है जिसके सामने झूठा बयान जमा कराने के अलहदा नताइज हैं। और ये कमज़ोर दलील होगी कि कहा जाए कि एक इदारे के सामने जमा कराया गया बयान दूसरे इदारे के लिए भी तसव्वुर किया जाएगा। दोनों इदारों के इस हवाले से अलग अलग तकाज़े हैं। जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान की तरफ से माली साल 2020-21 के वसूल किए गए और फ़रोख्त किए गए तहफ़ की तफसीलात बताई हैं और लिखा है कि इस माली साल में इमरान खान ने 19 तहफ़ वसूल किए, जिसमें से 12 इमरान खान ने या तो कम कीमत पर खरीदे या फिर मुफ्त में अपने पास रख लिए, जबकि इमरान खान ने अपने जवाब में तस्लीम किया है कि उन्होंने 5 तहफ़ 1 करोड़ 16 लाख रुपए की रकम अदा करके अपने पास रखे हैं और उनकी कीमत का अपने असासों और वाजबात के बयान में भी जिक्र किया गया है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक यहाँ इस बात की निशानदही की जाती है कि इमरान खान ने 1 करोड़ 16 लाख रुपए की अदायगी का जिक्र सिर्फ एक हेडिंग में किया है, जो फर्नीचर फिटिंग और ज़ाती इस्तेमाल के सामान की हेडिंग थी, मगर फॉर्म बी के तहत वाज़े तौर पर उनकी तफसीलात नहीं बताई गई हैं। हमें जो दस्तावेज़ात काबीना डिवीज़न से मौसूल हुई हैं उससे हमें पता चला है कि इमरान खान ने जो चीज़ें अपने पास रखी हैं उसमें घड़ी, नेकलेस, ब्रेसलेट, अंगूठी, बालियां, कारपेट, दीवार पर आवेजा होने वाली चीज़ें शामिल हैं और ये ज़रूरी था कि वो इन चीज़ों का मुख्तलिफ हेडिंग्स के तहत मखसूस तौर पर अपने मूवेबल एसेट्स की तफसीलात में जिक्र करते, लेकिन ऐसा नहीं किया गया और एक मजमूई रकम बता दी गई। ये साबित करता है कि इमरान खान ने इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 137 और 173 की पैरवी नहीं की है और इलेक्शन कमीशन के सामने झूठा बयान हल्फी और गलत बयान जमा करवाया है। इसलिए वो इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 173 के तहत करप्ट प्रैक्टिसेस के भी मुर्तकिब हुए हैं और उन पर आइन के आर्टिकल 63(1) के तहत नाअहली लागू होती है, जिसे इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 137 और 173 के साथ पढ़ा जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में मज़ीद लिखा कि स्पीकर कौमी असेंबली की तरफ से भेजे गए रिकॉर्ड और इमरान खान के बैंक स्टेटमेंट से हम इस राय पर पहुंच गए हैं कि इमरान खान ने तहफ़ की तफसीलात अपने असासों और वाजबात से मुताल्लिक साल 2018-19 के स्टेटमेंट में जाहिर ना करके जानबूझकर हक़ाइक़ को छुपाया है। इमरान खान ने उन तहफ़ की तफसीलात भी नहीं दी हैं जो फॉर्म बी के कॉलम 3 के तहत ज़रूरी हैं और जो मुबैना तौर पर रकम इमरान खान के अकाउंट में आई है वो उन तहफ़ की वैल्यू से हम आंगी नहीं रखती। इमरान खान ने अपने जवाब में जो बयान दिया है वो मुबहम और टाल मटोल वाला है और उसमें कहा गया है कि माली साल 2019-20 में जो तहफ़ उन्होंने खरीदे फिर वो तहफ़ उन्होंने दूसरों को तोहफ़ों की सूरत में दे दिए, लेकिन इस हवाले से इमरान खान ने फॉर्म बी में कोई वजाहत ही नहीं दी है और ये बात साबित हो चुकी है कि इमरान खान ने जानबूझकर हक़ाइक़ छुपाए हैं और अपने असासों और वाजिबात से मुताल्लिक झूठा बयान हल्फी जमा करवाया है। इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में मज़ीद लिखा है कि इमरान खान ने जानबूझकर इलेक्शन एक्ट की शिक 137, 167 और 173 की खिलाफवर्जी की है और माली साल 2020-21 के असासों और वाजिबात के बयान में गलत बयान हल्फी जमा करवाया है। इसलिए वो आइन के आर्टिकल 63(1) के तहत नाअहल होते हैं और नतीजतन वो कौमी असेंबली के रुकन नहीं रहते और उनकी सीट खाली करार दी जाती है। फैसले के मुताबिक जैसा कि इमरान खान ने झूठे बयानात और गलत बयानात जमा करवाए हैं, इसलिए वो इलेक्शन एक्ट की शिक 167 और 173 के तहत करप्ट प्रैक्टिसेस के भी मुर्तकिब हुए हैं। इसलिए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज़ किया जाए और उनके खिलाफ इलेक्शन एक्ट की शिक 190(2) के तहत फॉलो अप एक्शन भी लिया जाए। अब देखते हैं इलेक्शन कमीशन इस फैसले का दिफा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कर पाता है या नहीं कर पाता है। आज सुप्रीम कोर्ट के हवाले से बहुत अहम डेवलपमेंट हुई है, उस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। आज तकरीबन 3 महीने के वक्फे के बाद सुप्रीम कोर्ट में 4 नए जजेस की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का अहम इजलास हुआ, जिसमें चीफ जस्टिस सुब्रता बंदयाल की 4 में से 3 नामजदगियों को जुडिशल कमीशन से मंजूरी मिल गई है। चीफ जस्टिस की सिर्फ एक नामजदगी मंजूर नहीं हो सकी है। आम बात यह है
कि दोनों हुकूमती नुमाइंदों यानी वजीर कानून और अटॉर्नी जनरल ने चीफ जस्टिस की नामजदगियों के हक में अपना वोट इस्तेमाल किया है। जराये के मुताबिक आज के इजलास में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला की नामजदगी मुत्तफिका तौर पर मंजूर हो गई है, जबकि लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस शाहिद वहीद और सिंध हाई कोर्ट के जज जस्टिस अजहर रिजवी की तैनाती के हक में 5 वोट आए, जबकि मुखालफत में 4 वोट आए। जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस मंसूर अली शाह और बार के नुमाइंदे अख्तर हुसैन ने जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस अजहर रिजवी की तैनाती की मुखालफत की। इसके अलावा सिंध हाई कोर्ट के जज जस्टिस शफी सिद्दीकी की तैनाती के हक में भी 4 वोट आए, जबकि मुखालफत में 5 वोट आए। यूं चीफ जस्टिस की एक नामजदगी पर इत्तफाक नहीं हो सका। सुप्रीम कोर्ट गुज़िश्ता कई महीनों से इस हवाले से तनाज़े का शिकार रही है। 5 खाली असामियों के बावजूद कोई नया जज तैनात नहीं हो पा रहा था और इसकी वजह चीफ जस्टिस और उनके साथी सीनियर जजेस के आपस के इख्तलाफात बने हुए थे। आज के इजलास से पहले भी ये इख्तलाफात वाज़ेह नजर आ रहे थे। आज के इजलास के लिए चीफ जस्टिस ने जुडिशल कमीशन के सामने 4 नाम रखे थे, जिनमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला का नाम भी शामिल था। उनके नाम पर तो किसी ने एतराज़ नहीं उठाया, मगर चीफ जस्टिस की दीगर 3 नामजदगियाँ आज के इजलास से पहले ही मुतनाज़ हो गई थी, क्योंकि ये वही नामजदगियाँ थीं जो एक मरतबा पहले भी मुस्तरद हो गई थी और एक तनाज़े का पेश खेमा साबित हुई थी। मगर आज जुडिशल कमीशन ने जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस अजहर रिजवी की तैनाती की मंजूरी दे दी है और सिर्फ जस्टिस शफी सिद्दीकी के नाम पर इत्तफाक राय नहीं हो सका है। मगर अहम बात यह है कि ये तीनों नाम 28 जुलाई को होने वाले जुडिशल कमीशन की पहली मीटिंग में मुस्तरद कर दिए गए थे। मगर गुज़िश्ता दिनों चीफ जस्टिस ने जब यही नाम दोबारा सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए तजवीज़ किए तो एक मरतबा फिर सख्त रिएक्शन सामने आया। सीनियर जजेस को नज़रअंदाज करके जूनियर जजेस की नामजदगियों पर मुल्क भर में वकला तंजीमों ने एहतजाज किया। सिंध हाई कोर्ट बार ने आज जुडिशल कमीशन के इजलास के मौके पर पूरे सिंध में हड़ताल का ऐलान किया था। इसके अलावा 3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस काजी फाइज ईसा ने चीफ जस्टिस को खत लिखकर ये तीनों नामजदगियां वापस लेने का मुतालबा किया था और ये मौका अख्तियार किया था। ऐसे 3 जूनियर जजेस के नामों को आगे करना जिनकी नामजदगियां पहले ही मुस्तरद की जा चुकी हैं, ये जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मौजूद अरकान की तौहीन है और इससे जुडिशल कमीशन की साख मजरू होती है। लिहाजा मेरी आपसे मोदबाना दरख्वास्त है कि जिन जूनियर जजेस के नाम पहले ही मुस्तरद हो चुके हैं उनकी नामजदगियां वापस ले ली जाएं और सीनियर तरीन जजेस के नामों के साथ 5 हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस के नाम जुडिशल कमीशन के सामने रखे जाएं। अब हम बात यह है कि 28 जुलाई को जुडिशल कमीशन के पहले इजलास में चीफ जस्टिस उमरता बदियाल की तमाम नामजदगियां मुस्तरद हो गई थी। हालांकि आज के इजलास के मुकाबले में 28 जुलाई के इजलास में चीफ जस्टिस की नामजदगियों को सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस सज्जाद अली शाह की भी हिमायत हासिल थी, जो अब रिटायर हो गए हैं। मगर क्योंकि वफाकी हुकूमत के दोनों नुमाइंदों यानी वजीर कानून और अटॉर्नी जनरल ने चीफ जस्टिस की नामजदगियों की हिमायत नहीं की थी उस वक्त, इसलिए चीफ जस्टिस की नामजदगियां मंजूर नहीं हो सकी थी। फिर 12 सितंबर को खुद चीफ जस्टिस ने अदालती साल की तकरीब के दौरान इसका इजहार किया और कहा कि वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के मुकदमे से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजह से वफाकी हुकूमत नाखुश थी, इसलिए उनके दोनों नुमाइंदों ने चीफ जस्टिस की नामजदगियों की हिमायत नहीं की। मगर अब दिलचस्प बात यह है कि आज के इजलास में दोनों हुकूमती नुमाइंदों यानी वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल ने चीफ जस्टिस की तमाम नामजदगियों के हक में वोट दे दिया है। हमने इस पर बात करने के लिए वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ को प्रोग्राम में बुलाया, मगर वो नहीं आए। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट को कवर करने वाले सीनियर सहाफ़ी हसनात मलिक मौजूद है। हसनात मलिक साहब, बहुत शुक्रिया। ये क्या हुआ कि हुकूमती जो 2 नुमाइंदे थे उनके वोट की वजह से आज चीफ जस्टिस की जो नामजदगियां हैं उसमें वो कामयाब हुए? ये क्या हुआ? कैसे हुकूमत ने जो है वो अपना मौक़िफ़ बदल लिया या फिर यू टर्न ले लिया? जी शादेब साहब, हुकूमती जो रिप्रेजेंटेटिव लॉ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल, इनकी इनफॉर्मल मीटिंग पहले भी चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से बड़ी लंबी चली। उनका जो जब उनसे बात की जाए तो वो कहते हैं जी कि इस वक्त जो क्राइसिस है जुडिशरी का, फरवरी से कोई जज सुप्रीम कोर्ट में तैनात नहीं हो रहा, तो हम क्या करें, हमें कोई ना कोई लेना है डिसीजन। दूसरा वो कहते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला, अगर उनका नाम अब इनिशिएट हुआ है तो वो हमारी रिकमेंडेशन पे हुआ है। हम अगर सपोर्ट कर रहे हैं तो हम कंडीशनली कर रहे हैं कि जस्टिस अतर मिनल्ला को सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट किया जा रहा है। लेकिन मेरा ख्याल है कि और चीज़ें भी हैं, क्योंकि बड़ा वाज़ेह था कि 12 सितंबर जब नया अदालती साल शुरू हुआ तो चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने यही शिकवा किया कि जी कुछ अदालती फैसलों का रिएक्शन दिया हुकूमत ने और नामिनीज़ को सपोर्ट नहीं किया। और अब जो सपोर्ट कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कि हुकूमत ने रिस्क तो लिया है। जो सुप्रीम कोर्ट में एक धड़ा जो या कहें कि कुछ जो इस वक्त जुडिशल जिसमें जस्टिस काजी फैज़ हैं, जस्टिस सरदार तारिक हैं, जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह हैं, इनमें से 2 जजेस ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी होना है, तो वो बड़ा स्ट्रांगली इसको अपोज कर रहे थे जूनियर जजेस की एलिवेशन का। तो और लेकिन फिर भी हुकूमत ने चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल को सपोर्ट की।
तो ये बड़ा सबके लिए बड़ा सरप्राइजिंग है कि क्यों ये चीज़ की गई है, क्योंकि अमूमन हमने देखा कि जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, अगर पहले हुकूमत यही कहती थी कि उनकी तरफ से हमें कोई किसी भी फैसले में कहीं जो है वो हमें जो है वो हमारे हक में फैसले नहीं आए, लेकिन दूसरी तरफ जो जस्टिस काजी फाइसा हैं, जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह हैं, अमूमन हमने देखा कि अभी जो तकरीर की जस्टिस काजी फाइसा ने उसमें पनामा जजमेंट को क्रिटिसाइज़ भी किया, क्वेश्चन किया। तो ये बड़ा अनयूजुअल एक है। मेरा ख्याल है कि सारे स्टेक होल्डर ने ये डिसीजन लिया, कुछ लो और कुछ दो की बात। फिर मेरा ख्याल है कि कुछ ऐसी हुकूमत पे था एक असर, कुछ जो है वो उनको बार बार ये कहा जा रहा था कि आप चीफ जस्टिस की नामिनीज़ को सपोर्ट करें। तो अब ये है कि जूनियर जजेस को सुप्रीम कोर्ट में कर दिया गया है, लेकिन फिर भी जो है वो 2 जजेस की अभी भी असामियाँ खाली हैं। तो अब देखना होगा कि जो अगली 2 सीटें हैं वो क्या, क्योंकि इस वक्त जो हालात हैं वो सिंध से टोटल 3 जजेस सुप्रीम कोर्ट में हैं और पंजाब के 9 जजेस हो जाएंगे आज, जैसे शायद वहीद की अगर नॉमिनेशन अप्रूव हो जाती है पार्लिमानी कमेटी से। तो इस वक्त सिंध में जो है, अगर सिंध हाई कोर्ट की वर्किंग देखें वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रही है। उसकी वजह यह है कि सीनियर जजेस को बार बार इग्नोर किया जा रहा है। इसकी क्या वजह होगी कि ज़ाहिर जब सीनियर जजेस हैं वो भी कह रहे थे, फिर बार्स भी कह रहे थे कि सीनियरिटी प्रिंसिपल को मद्देनजर रखा जाए, ये नाम पहले मुस्तरद भी हो चुके थे, उसके बावजूद क्या वजह होगी कि चीफ जस्टिस साहब ने इन्हीं को प्रपोज किया और फिर ज़ाहिर हुकूमत भी मान गई? देखिए शाहजेब साहब, एक तो मसला अना का भी है कि चीफ जस्टिस जो है वो, अब जब माजी में हमने देखा कि चीफ जस्टिस ने जो कहा उसी तरह जो है वो अप्रूवल हो जाती है उन्हीं नामों की। इस दफ़ा थोड़ा डिफरेंट माहौल है। जस्टिस काजी फैसा केस के बाद ग्रुपिंग बड़ी वाज़ेह है सुप्रीम कोर्ट में, चीज़ों पे हर चीज़ पे ही हमने देखा कि इख्तिलाफ राय नज़र आ रहा है, जजेस 2 हिस्सों में बटे हुए हैं। तो उनमें चीफ जस्टिस साहब का भी था कि जी उन्हीं नामीज़ को लाना। तो असल जो वजह ये हुई कि हुकूमत की जब सपोर्ट मिली अटॉर्नी जनरल लॉ मिनिस्टर की, तो उन्हें अंदाज़ा था कि जी वो सपोर्ट मिल जाएगी। लेकिन सरप्राइज़ चीफ जस्टिस साहब को मिला कि जब रिटायर जज सरमद जलाल उस्मानी, उन्होंने ये सवाल उठाया कि जो सीनियर जज जिनको जस्टिस अकील अब्बासी, जिनको बार बार इग्नोर किया जा रहा है, अगर वो मुनासिब नामिनी है जस्टिस शफी सिद्दीकी जो सीनियरिटी में सिंध हाई कोर्ट के 6ठे नंबर पे हैं, उससे जस्टिस अकील अब्बासी जो 3रे नंबर पे हैं वो ज़्यादा बेहतर उम्मीदवार थे, तो उनको किया जाए। तो उनका जो डिसेंट था वो मेरा ख्याल है चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के लिए बड़ा एक सरप्राइजिंग था, और इसी वजह से उनका ये दूसरी दफ़ा जो सिंध हाई कोर्ट के जज की नॉमिनेशन जो है वो अप्रूव नहीं हो रही। ये बड़ा अनयूजुअल हो रहा है कि अदरवाइज पहले ऐसे नहीं होता था। 2010 से जुडिशल कमीशन चल रहा है, लेकिन कभी इस तरह के खिलाफात नहीं है। बहुत शुक्रिया साहब, इस हवाले से तफसीलात दे रहे थे। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।